15 साल तक वेस्ट बंगाल पर राज करने के बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा और इस बार बंगाल हमेशा के लिए बदल गया। इस एक्सप्लेनर में हम उस ऐतिहासिक 2026 चुनाव के हर पहलू को डिकोड करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता बदलकर एक नया इतिहास रचा। आज के सफर में हम 6 मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। एक युग का अंत, किले में आई दरारें, बीजेपी की भगवा रणनीति, मतदान की कड़ी सुरक्षा, बदलते सामाजिक समीकरण और आखिर में इसके भू-राजनीतिक प्रभाव। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक युग का अंत, ममता बनर्जी का उदय और पतन। अगर हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएं तो 1993 के राइटर्स बिल्डिंग प्रदर्शन से लेकर 2006 और 2007 के सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों ने ममता बनर्जी को एक बेहद ताकतवर मास लीडर बनाया। उनकी उस मेहनत का नतीजा थी 2011 की वो ऐतिहासिक जीत जिसने 34 साल से चली आ रही लेफ्ट सरकार को उखाड़ फेंका था। पर किस्मत का खेल देखिए, ठीक 15 साल बाद 2026 में उनकी अपनी ही भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार हुई। ये राजनीति का एक पूरा चक्र था जो अब घूम चुका था। यहाँ एक बेहद हैरान करने वाली समानता है। ध्यान दीजिएगा, टीएमसी का उत्थान लेफ्ट के खिलाफ जमीनी आंदोलन और एंटी इनकम्बेंसी का टिका था, और बिल्कुल ठीक उसी तरह बीजेपी का उत्थान भी टीएमसी के खिलाफ उसी एंटी इनकम्बेंसी और बूथ लेवल की मजबूत तैयारी पर आधारित रहा। दोनों ही पार्टियों ने सत्ता पलटने के लिए लगभग एक जैसे ही हथकंडे अपनाए। काफी इंटरेस्टिंग है ना? अब आते हैं दूसरे पहलू पर, किले में दरारें आखिर आई कैसे। देखिए, इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी एक रात में तो पैदा नहीं होती। जनता के बीच गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा था। एसएससी रिक्रूटमेंट और राशन स्कैम्स, युवाओं की बेरोजगारी, सिंडिकेट राज और वसूली के आरोपों ने आम मतदाता को थका दिया था। इसके साथ ही मिडिल क्लास की भारी नाराजगी, मुस्लिम मतदाताओं के एक तबके का खिसकना और आईपीएसी जैसे सिस्टम्स पर हद से ज्यादा निर्भरता, इन सब चीजों ने इस अभेद्य किले की नींव को हिलाकर रख दिया। लोग अब विकास और रोजगार चाहते थे। खासकर स्कूल रिक्रूटमेंट जैसी अनियमितताओं ने मेरिट कमाने वाले मिडिल क्लास को बहुत गहरा घाव दिया। ये सिर्फ भ्रष्टाचार की खबरें नहीं थीं, लोग इन्हें अपने बच्चों के चुराए गए भविष्य की तरह देख रहे थे। जब बात आपके अपने बच्चों के फ्यूचर पर आती है तो मुद्दा बेहद व्यक्तिगत और जज्बाती हो जाता है। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द सैफरन स्ट्रैटेजी, यानी बीजेपी का मास्टर प्लान। अमित शाह के नेतृत्व में इस 3 चरण वाली रणनीति को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला कदम था एक बूथ पर संगठन को दोबारा खड़ा करना, जहां हर बूथ पर 10 से 15 नए मतदाता जोड़ने का माइक्रो लेवल टारगेट सेट किया गया। दूसरा कदम टीएमसी के भ्रष्टाचार और युवा बेरोजगारी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना, और तीसरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के जरिए एक बड़ा वोटर बेस तैयार करना। ये हवाबाजी नहीं थी, ये एक बेहद सटीक जमीनी रणनीति थी। और इस रणनीति का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल चौंका देने वाला। कुल 293 असेंबली सीट्स में से बीजेपी ने 206 सीट्स जीतकर एक प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं टीएमसी सिमटकर सिर्फ 81 सीट्स पर रह गईं। वेस्ट बंगाल, जो कभी बीजेपी के लिए लगभग नामुमकिन लगता था, अब भारत के सबसे बड़े राजनीतिक बदलाव का एपिसेंटर बन चुका था। चौथा हिस्सा, मतदान की सुरक्षा। ये सबसे अहम फैक्टर था इस पूरे इलेक्शन का। 92.49%। ये नंबर सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देता है। भारत के चुनावी इतिहास में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इलेक्शन डे पर पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी कतारें इस बात का साफ इशारा थीं कि जनता थक चुकी है और अपना गुस्सा निकालने के लिए बैलेट बॉक्स तक आने को पूरी तरह तैयार बैठी है। अगर हम 2021 और 2026 के चुनावों की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। 2021 में जहां चुनाव 8 फेजेस में हुए और भारी हिंसा हुई, वहीं 2026 में चुनाव सिर्फ 2 फेजेस में निपट गए। और सबसे बड़ी बात, एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 2.4 लाख सीएपीएफ जवानों को तैनात किया गया। इस कड़ी सुरक्षा का नतीजा ये रहा कि चुनावी हिंसा से जुड़ी मौतों का आंकड़ा बिल्कुल शून्य रहा। एक सीआरपीएफ अधिकारी का ये छोटा सा बयान पूरी कहानी बयान कर देता है। टर्नआउट हाई था क्योंकि लोग वोट देने से डर नहीं रहे थे। जब डराने धमकाने वाले माहौल को हटाकर कड़ी और निष्पक्ष सुरक्षा दी गई तो आम नागरिक बिना किसी खौफ के अपने वोट की ताकत दिखा सके। पांचवा हिस्सा, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव। जैसा कि अयन गुहा की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी दिखाती है, वेस्ट बंगाल में जातीय राजनीति ने एक नया ही रुख ले लिया। हालांकि वहां हमेशा से एक भद्रा लोक
यानी एलिटिस्ट क्लास का दबदबा रहा है, लेकिन डेटा बताता है कि मतवा और नमसूद्रा कम्युनिटीज के आधार पर अस्तित्व की राजनीति इस चुनाव में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। यहाँ आइडेंटिटी और आशाओं को आपस में गहराई से जोड़ा गया। बीजेपी ने सफलतापूर्वक पॉलिटिक्स ऑफ मेमोरी का इस्तेमाल किया। अतीत में पड़ोसी देश में हुए धार्मिक उत्पीड़न की यादों को जागृत करके और उन्हें सुरक्षा का विश्वास दिलाकर इन समुदायों को एकजुट किया गया। इस सामाजिक बदलाव को अगर समझना हो तो ऐसे सोचिए, जैसे मोटे मोटे प्रिंटेड डिक्शनरीज की जगह अब तेजी से स्मार्ट डिजिटल ऐप्स ले रहे हैं, ठीक वैसे ही बंगाल का वोटर भी अब तेजी से बदल रहा है। पुराने तरीके और पुरानी राजनीति से उनका मोह भंग हो चुका है और अब उन्हें फास्ट, मॉडर्न और रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए। आखिरी और छठा हिस्सा, जियोपॉलिटिकल रिपल इफेक्ट्स। इस चुनाव का असर सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। अब क्योंकि बीजेपी केंद्र के साथ साथ वेस्ट बंगाल और असम जैसे बॉर्डर स्टेट्स में भी पूरी तरह सत्ता में आ चुकी है, तो बांग्लादेश के साथ हमारे राजनयिक समीकरण एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। तीस्ता जल समझौते जैसी रुकी हुई बातें, बॉर्डर की सुरक्षा और माइग्रेशन कंट्रोल का मुद्दा, ये सब अब डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और ढाका दिल्ली रिलेशंस के नए फ्रेमवर्क के तहत आएंगे। तो अब आगे क्या? इस नए नेतृत्व के आने के बाद क्या क्षेत्रीय कूटनीति और बॉर्डर सिक्योरिटी में एक बड़ा बदलाव आएगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये ऐतिहासिक जीत भारत के राजनीतिक भविष्य को पूरी तरह बदल देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें डिकोड इंडिया।